नमस्कार, जय हिंद। मैं धर्मेंद्र परमार स्वागत करता हूं आपका डी स्टार न्यूज़ पर। और आज हमारे बीच में है एक ऐसी शख्सियत जो है कांग्रेस का चिराग, सुजालपुर का चिराग, चिराग सिंह परमार। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आपके इस मंच पर बुलाया। ये मंच जो आज पूरे शुजालपुर के लोग इसको देख रहे हैं, इस मंच पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आपके साथ बैठने में बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पॉलिटिकल पर्सनालिटी है अपने साथ में, तो बात जाहिर सी है कि पॉलिटिकल की बात होगी। किसान परिवार से हैं, पॉलिटिक्स में क्यों और कैसे आना हुआ? मैंने सुना है कि कुछ चीज़ें जो होती है ये सब ऊपर वाला ही करवाता है, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनली एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। इंजीनियरिंग की एक फील्ड है। मेरा ऑफिस है, खुद का सेटअप है। मैं प्रोफेसर रहा हूँ इंदौर में, 7 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया। लेकिन प्रोफेसर जिस समय रहा उसी समय ये भी ऊपर वाले का एक संकेत था, एक डायरेक्शन मुझे मिला कि मुझे शायद राजनीति में आना चाहिए, जबकि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं रहा हूँ। लेकिन एक टैलेंट हंट के माध्यम से, ये भी शायद राहुल गांधी जी की सोच थी जिसने मुझ जैसे युवा को अपनी तरफ आकर्षित किया, और उसी टैलेंट हंट के माध्यम से मैं कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली के लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं शुजालपुर में स्थापित किया। तो मैं इसके लिए राहुल जी की सोच को धन्यवाद देना चाहता जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कुछ बोल करके था। वो यंग इंडिया के बोल एक यंग इंडिया के कार्यक्रम बोल। था, जो एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था। अभी क्या एक्टिव पॉलिटिक्स की, अभी पार्ट टाइम है पॉलिटिक्स? नहीं, अब तो एक्टिव पॉलिटिक्स, अब पार्ट टाइम। एक बार पॉलिटिक्स में आ जाते हो उसके बाद में कोई पार्ट टाइम जैसा पॉलिटिक्स कुछ होता नहीं है, एक्टिव पॉलिटिक्स ही होता है। अच्छा, अब बात हम अगर थोड़े राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, आज देश की वर्तमान स्थिति के ऊपर बात करें, तो जिस तरह से अमेरिका ने इंडिया को जो एक ट्रेड का जो टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या स्थिति है देश की? ये सीधे तौर पर मेरे सामने हमारी विदेश नीति जो है उसका सबसे बड़ा फेलियर है। ये जो नरेंद्र मोदी जो हाउडी शो करते थे, नमस्ते ट्रंप करते थे, हाउडी मोदी करते थे। मोदी जब अमेरिका जाते थे तो बड़ा ग्रैंड शो होता था। कोरोना के बीच में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप होता है, चाहे लाखों लोगों की जान उसमें चले जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन विदेश नीति जो हमारी कितनी खोखली अंदर से थी, आपने देखा होगा जब अहमदाबाद के अंदर जब नमस्ते ट्रंप शो था, मुझे ध्यान है फरवरी का महीना था 2020, महीने भर बाद या 15 दिन बाद कोरोना ने हमारे यहाँ दस्तक दी थी। उस बीच में इतना बड़ा ग्रैंड शो किया था, और उस शो करने के लिए जब वो रास्ता पूरा ट्रंप के लिए बनाया गया था, उसमें बड़ी बड़ी चद्दरें लगाई गई थी ताकि यहाँ का जो स्लम एरिया था, जो झुग्गी झोपड़ी अहमदाबाद में थी, उसको ढका गया था। तो मैं तो कहता हूँ कि उसको ढकने की जगह कहीं ना कहीं आप अपनी विदेश नीति को उजागर करते। आज आपकी विदेश नीति इतनी खोखली थी, उसने इस खोखले दावे को सामने ला के रख दिया। तो आप जो विश्व गुरु बनने का सपना है, जो विश्व गुरु की थॉट दे रखी है बीजेपी ने, या देश में जो नैरेटिव चल रहा है विश्व गुरु का, उसको कहाँ देखते हैं अभी? देखिए, विश्व गुरु मैं तो चाहता हूँ मेरा भारत महान है, मेरा भारत विश्व गुरु बने, इसमें तो किसी की भी दो राय नहीं है। 1947 के पहले जब हमारे कई हजारों लाखों लोग शहीद हुए थे, तो उनका भी सपना था कि ये देश महान देश है, इसकी विरासत महान है, इसका इतिहास महान है, तो ये महान देश विश्व गुरु बने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये विश्व गुरु तब बने जब मेरे देश का भीतर का बैठा हर एक इंसान अपने आप को सहज महसूस करे, प्रेम और सौहार्द के साथ में रहे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप कहीं जाके किसी के ऊपर वॉर कर दो, लड़ाई कर दो, और इससे विश्व गुरु की एक तमगा आप अपने गले में पहन के बैठो। मैं चाहता हूँ मेरे देश का व्यक्ति। आप विश्व गुरु शब्द से इत्तेफाक रखते हैं, जबकि जो बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिजीवी वर्ग है वो बोलता है कि जो विश्व गुरु शब्द है ये कोई शब्द ही नहीं है। आप कैसे विश्व गुरु हो सकते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति या हर देश, जिस तरह हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, हर देश अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, तो इस प्रचुर मात्रा में जो कंपटीशन चल रहा है, इसमें विश्व गुरु शब्द की मुझे तो लगता नहीं कि नहीं, विश्व गुरु इसलिए मैंने बोला, मेरा विश्व गुरु जो होता, मैं विदेशी धरती पे अपने आप को बड़ा दिखाकर विश्व गुरु का तमगा लूँ, मेरे लिए विश्व गुरु नहीं। इसके पहले मैंने वही बात बोली, मेरे देश का प्रत्येक इंसान यदि अपने आप को यहाँ पर सहज महसूस करे, अच्छे से रहे, कोई गरीबी अमीरी का फर्क न रहे, किसान एक संपन्न किसान यहाँ पर हर एक घर किसान का संपन्न हो, ऐसे जब होगा तो ये विश्व गुरु होगा। मेरे लोकतंत्र की बात होती है, विश्व गुरु तभी होता है जब लोकतंत्र सही मायने में काम करे। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिसे आप वोट चोरी या फर्जी वोटर शब्द कह सकते हैं, तो उन्होंने खुलेआम आरोप लगाए हैं। कितने सही है, कितने तथ्यात्मक है? नहीं, देखिए, सही गलत मैं सबसे पहले बोलूँगा कि मेरा देश जो है, हमारा देश जो है, एक लोकतांत्रिक देश है, जिस
का लोकतंत्र बचाने में और उसको कहीं ना कहीं रखने में कई लोगों ने अपनी शहादत दी है। तो उस लोकतंत्र प्रक्रिया को जब भी ठेस पहुंचेगी, उसके ऊपर जब किसी प्रकार का प्रहार होगा, तो ये सबसे बड़ा प्रहार, इंसान से बड़ा प्रहार ये मेरे देश का लोकतंत्र है। इसके ऊपर जब भी प्रहार होगा, बात हम चुनाव के ऊपर कर रहे हैं, वोटर लिस्ट के ऊपर जो सीधे सीधी बात करते हैं मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि देश के भीतर जब लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो गया, समझ लो कि इंसान की हत्या या किसी आम आदमी की हत्या हो चुकी है, क्योंकि लोकतंत्र हमें हमारे अधिकार देता। उसी अधिकार को आप चोरी चुपके गलत तरीके से छीनने की कोशिश करोगे, तो ये कहीं ना कहीं इस देश की नींव को कमज़ोर करेगा। नहीं, मैं आपसे एक पॉलिटिकल जवाब की बजाय एक सिंपल सा ये जानना चाहता हूँ कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, ये क्या सही में है? वोट का कुछ ऐसा हेर फेर हुआ है? और नहीं, मेरा कहने का मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता कभी भी शायद झूठी बात को रखने में 10 बार सोचता है। राहुल जी का कलेजा तो आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री 10 साल में एक सिंगल पत्रकार का जवाब नहीं दे पाया, उन्होंने अपने सामने सैकड़ों पत्रकारों को बिठा के अकेले व्यक्ति ने फैक्ट के साथ में चीज़ों को रखा। इलेक्शन कमीशन का जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरह का चेतावनी या वो दी है कि वो अपनी भाषा को संयमित रखे या किसी तरह की ऐसी टिप्पणी ना करे। एक देशभक्त या राष्ट्रभक्त को परिभाषा भी बताइए कि एक व्यक्ति जो अपने देश, तो राहुल जी ने कौन सा देशद्रोह का काम किया? राहुल जी ने तो इलेक्शन कमीशन जो कहीं ना कहीं आज मोदी सरकार के अधीन आ चुका है, जो अपने हाथ में लेके मोदी सरकार चल रही है, उसी का तो पूरा ढांचा सामने खोला है उन्होंने क्या गलत बोला कि कोई एक व्यक्ति एक ही जगह पर 8-8 जगह वोट डाल रहा है, एक राज्य का व्यक्ति 4 राज्यों में वोट डाल रहा है, एक 4 सदस्यों के घर के अंदर 80 वोट हमारे देश के भीतर दिखाए जा रहे हैं। कांग्रेस यहाँ इस मुद्दे पे तो काफी आक्रामक है, लेकिन बात करते हैं SIR बिहार की, वहां पर फिर क्यों विरोध नहीं कर रही थी? नहीं, विरोध नहीं था, विरोध तो हमने वहां पे भी छटनी हो रही थी, चीजें हट रही थी, जो चीजें यहाँ पूरे देश में चाह रहे वो बिहार में हो रही थी, तो उस पर फिर अलग रवैया क्यों वहां पर? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। बिहार में हम छठी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम SIR का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर बिना जांचे, आपने देखा होगा कई रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो भी चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी होते हैं वो कहीं भी खेत में बैठ के लिस्ट बना रहे, जिसका नाम जोड़ना उसका नाम जोड़ देते, जिसका हटाना उसका हटा देते। तो देश के भीतर का नागरिक यदि अपने मतों से भी वंचित हो जाएगा, तो ऐसा देश हमें थोड़ी चाहिए, ऐसा लोकतंत्र हमें नहीं चाहिए। हम उस SIR के खिलाफ हैं। नहीं, इन सब के बीच में कुछ चीज़ें और भी है, जैसे कि अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, टीचर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, जो SSC की एग्ज़ाम है उसको लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उस पे कांग्रेस का जो रवैया है नपा तुलाई आया, कोई खास समर्थन नहीं मिला है, ना टीचर्स को मिला ना स्टूडेंट्स को मिला है। देखिए, मैं स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बात कहूँगा कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, यहाँ पर ये कांग्रेस का ही विरोध था और कांग्रेस का ही बार बार मुद्दे को उठाना था कि व्यापम जैसे बड़े एक बोर्ड का नाम बार बार बदला गया, 3 से 4 बार उस नाम बदला गया, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम हमारे यहाँ हुआ। अब रही बात SSC की, SSC के भीतर जितनी भी घोटाले हो रहे हैं उसके खिलाफ कहीं ना कहीं स्टूडेंट और टीचर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती है। जब तक वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस दिन जरूरत पड़ी उनकी विपक्ष की, उस दिन विपक्ष उनके साथ बैठेगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेगा। बात व्यापम पे आ गए, यानी आपने मध्य प्रदेश में एंट्री करी है, तो जो मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार है, मोहन यादव सरकार, उसका जो जिस तरह के उन्होंने भूमि से संबंधित जो निर्णय लिए हैं, उनके ऊपर किस तरह का है आपका? मतलब मुझे जो लगता है उन्होंने काफ़ी कुछ सहूलियतें दी है, नामांतरण से लेके ये, और एक और चीज़ इसमें लाडली लक्ष्मी योजना को उन्होंने पूरी तरह से कंटिन्यू रखा है, जबकि दावा ये था कि ये जल्दी इसको विड्रॉ कर लेंगे। देखिए, मैं देखता हूँ कि आप कितने ही घोषणाएं लाओ, लाडली बहना जैसी घोषणाएं लाओ, ठीक है, वो आपका कॉल है, आपका चुनावी मुद्दा है, आप उसको कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने यहाँ पर किसानों के लिए कोई काम किया है? किसानों की सोयाबीन आज भी वही 4,000 से 4,500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है, चाहे DAP की बोरी 400 रुपये से उठ के 1,800 और यूरिया की बोरी 1,200 से लेके 1,500 रुपये चली गई हो। ये रही बात इसकी। दूसरी बात, सोयाबीन के भाव लगातार घटते जा रहे हैं, आपके फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड के, हर्बिसाइड के रेट्स आप देखो तो कहीं ना कहीं डबल होते जा रहे हैं। बात रही युवा की,
आपने युवा के बारे में सोचा है? जिस तरह की पटवारी की परीक्षा में जितना बड़ा घोटाला हुआ, एक ही इंस्टीट्यूट से हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हो जाता, वो इंस्टीट्यूट किसी बीजेपी के विधायक का होता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप व्यापम जैसे बोर्ड का नाम बदल देते हो लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप नई नई घोषणाएं लाओ। आपने शपथ पत्र 50 रुपये का शपथ पत्र को 200 रुपये का शपथ पत्र बना दिया, तो ये कहीं ना कहीं कार्यकाल वो दूसरी सरकार थी, ये मोहन यादव सरकार है। चलो मैं इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उतर के मैं लोकल पे बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ही ले लीजिए आप, हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री हमारे क्षेत्र से हैं, तो यहाँ आपके क्षेत्र में किस तरह का कार्य हो रहा है? आप सरकार के, बीजेपी सरकार के या इनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट है? नहीं देखिए, संतुष्ट नहीं संतुष्ट होना ये मैं तय नहीं करता हूँ, लेकिन ये इस क्षेत्र की जनता तय करती है। इस क्षेत्र की जनता को हर 5 साल में उसका जवाब देने का तो कहीं ना कहीं मिलता है। 5 या 4 टर्म से जनता संतुष्ट है, वो बार बार यहाँ रिपीट कर रही है गवर्नमेंट को। नहीं होती संतुष्ट जैसी बात। अभी तो मैं कहूँगा कि हार जीत का फैसला तो अब ये जब ये वोट चोरी वाला मामला है, ये कितना गड़बड़ हुआ, क्योंकि हमारा तो मांग बार बार आ गई। मैं चाह रहा था कि ये सवाल थोड़ा बाद में आए, लेकिन सवाल आप खुद खींच के ले आए हो। आपको लगता है कि सुजालपुर, काला पीपल या शाजापुर विधानसभाओं में भी वोट चोरी हुआ है? मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि जो सीट, मैं काला पीपल की बात करता हूँ, तो जो सीट सबसे ज़्यादा सेफ सीट कांग्रेस के लिए मानी जाती थी, वो सीट पे हम लोग हारे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या रहा वहाँ पर। जो सारे एग्जिट पोल से लेकर जितने भी इंटरनल सर्वे, चाहे बीजेपी के, आरएसएस के, कांग्रेस के इंटरनल सर्वे, उसमें वो कांग्रेस को शुजालपुर में एक कड़ी टक्कर थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ कांग्रेस पार्टी से शायद हुई होगी, या कुछ हमारी टिकट तय करने में हमसे कुछ जल्दबाजी हुई होगी। शायद कहीं ना कहीं हम लोग सारे नेताओं को एक साथ नहीं ला पाए होंगे। हमने देखा कि हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भी पार्टी छोड़ के गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारे आंतरिक तौर पर मैं शुजालपुर को कहीं ना कहीं एक हमारा कहते एक सामंजस्य ना बना पाना एक किसको हार की वजह। आपने उस चीज़ को ऐड कर दिया है कि अगर पूर्व जिला अध्यक्ष अगर पार्टी छोड़ के गए हैं, कितना वाजिब कदम रहा उनका? नहीं देखिए, मैं कोई कितना भी कहे, लेकिन जब भी परिवार का कोई सदस्य जाता है, मैं उसको हमेशा अपना नुकसान मानता हूँ। परिवार का कोई भी व्यक्ति जाता है, वो चाहे किसी कारण से गया हो, लेकिन मुझे लगता है इसी चीज़ में कि जब जो हमारा चुनावी दौर था, जो इसी विधानसभा जो था, उस समय हमारे जो सुजालपुर पॉलिटिक्स में जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह बंटी बना जी, आज इनका जन्मदिन भी है और एक काफ़ी बड़ा उत्सव रखा उन्होंने, और उसी समय उनके पैरेलल महेंद्र जोशी जी भी थे। आपका अटैचमेंट किसकी तरफ ज़्यादा था? नहीं, अटैचमेंट मेरे लिए दोनों वरिष्ठ है, दोनों मेरे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। मेरे लिए दोनों बराबर एक ही तराजू पे मैं दोनों को रखूंगा। मेरे लिए महेंद्र जोशी जी शुजालपुर के हमारे सबके मार्गदर्शक गौरव है। बंटी बना जी, जिनका परिवार ने भी कांग्रेस के लिए काफ़ी काम किया जब तक वो हमारे साथ थे, मेरे लिए वो दोनों एक ही तराजू के दो बराबर के, मैं दोनों को बराबर में तोलूंगा। मेरे लिए कोई छोटा। क्या सिकरवार जी जीत के हकदार थे या नहीं थे? क्यों नहीं थे? उन्होंने जैसे कि आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, हमारा पूरा सहयोग था, हमारा पूरा सहयोग रहा। आपके ऊपर आपकी जाति, आपके समाज के कैंडिडेट थे, दूसरी उसमें उसका दबाव होगा। मुझे तो बताते हुए खुशी हुई है कि कोई दबाव नहीं था। परमार समाज की यदि बात करते हो तो समाज के खिलाफ जाकर परमार समाज ने 40% के आसपास में वोट कांग्रेस को दिया, तो अपने आप में बड़ी बात है ये। नहीं, ऐसा ये 40% का आंकड़ा कहाँ से? 40% का आंकड़ा पोलिंग उठाओगे तो शायद आपको उसका अंदाज़ा लगेगा। हम कुछ पोलिंग तो जीत के करीब थे। देखिए तो किसी भी गांव में 100% किसी एक जाति का फैक्टर नहीं रहता, वहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे छोटी जातियाँ दूसरी भी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेजोरिटी में हमारे कुछ गाँव थे, हम वहाँ से जीते हैं और कई जगह पर हमें अच्छे वोट मिले हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे अब चुनाव हार के, अब जो वर्तमान में मंत्री जी है, इस चीज़ को हमने कवर किया, लेकिन अभी जो यहाँ वर्तमान में जो सुजालपुर की शिक्षा व्यवस्था है, कॉलेज, स्कूल्स, कुछ स्कूल्स बंद हो रहे हैं तो उसकी जगह बहुत भव्य सीएम राइज जैसा स्कूल बना है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? नहीं देखिए, बिल्डिंग्स कितनी है आप बना लो, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ के पत्रकारों को भी मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने सीएम राइज का भी मुद्दा उठाया था, जिसमें कहा गया था कि एडमिशन हुए हैं, बिल्डिंग भी बड़ी बनी है, लेकिन टीचर्स का, शिक्षकों का अभाव रहा है यहाँ पर। इस चीज़ को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला पत्रकारों ने मुद्दा उठाया, आपके जो लीडर है, लीडरशिप है, टॉप लीडर, वो सेंट्रल में मुद्दे उठाते हैं। सुजालपुर में जो विपक्ष है वो कहीं है ही नहीं। आज तक ऐसा कोई मुद्दा हो जो लोकल हो और उन्होंने उठाया हो? आपको अगर 2 मुद्दे यहाँ गिना सकते हैं? नहीं, अभी मैं रिसेंटली जो चोरी का मुद्दा था वो भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया, जब नकाबपोश बदमाश सिटी के अंदर घुसे थे। ये कोई मुद्दा नहीं है, बड़ा ये घटना है, ये घटना हुई है। मुद्दा
जैसे कोई अन्याय हो रहा है, कोई चीज गलत हो रही है, उसमें इम्प्लीमेंट करना। नहीं, हर बार किसानों के लिए, जब भी किसानों के ऊपर कुछ प्रहार होता है, बिजली बिल के लिए भी हम लोग कई बार बैठे हैं, जरूरी नहीं, नहीं। कोई नहीं, मुद्दा अभी तक ऐसा नहीं आप लग रहा है। पूरे शहर में एक बात है कि कांग्रेस को सिर्फ अपने अभी रिसेंटली चुनाव, कांग्रेस के इंटरनल चुनाव चल रहे हैं जो जिलाध्यक्ष लेवल पे भी चल रहे हैं, और आप खुद कैंडिडेट है जो युवा कांग्रेस लेवल पे चल रहे हैं। तो चुनाव के टाइम पे ही कांग्रेस एक्टिव होती है, बाकी ये एक एक शहरवासी जानता है कि आज हम मजबूर क्यों हैं, विपक्ष कमजोर है इसलिए मजबूर है। और कमजोर के साथ साथ विपक्ष क्या है, अगर लालची शब्द बोलूं तो ये कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, उन्हें अपने मैनेजमेंट से मतलब है। नहीं, ये गलत आरोप मैं कहूँगा। देखिए मैं क्षेत्र की बात में करूँगा। चुनाव तो देश में, शायद देश का लोकसभा का चुनाव भी खत्म हुआ, लेकिन राहुल जी तो अभी पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव है। तो ऐसा नहीं, ये तो हमारा देखने का नजरिया है। हम लोग इतने मुद्दे पिछले 5 साल 10 साल में हर साल उठाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पे क्षेत्रीय स्तर पे क्या मुद्दे उठाए? आप 2 मुद्दे कोई गिना सकते हो कि आपने मुद्दे उठाए? क्षेत्रीय स्तर पर हम लोगों ने कृषि उपज मंडी के मुद्दे कई बार उठाए हैं। हम लोगों ने क्या हुआ उसको, आपने क्या अंजाम? नहीं, ये हुआ क्योंकि हमारा ऊपर से नीचे तक का जो सेटअप है, हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे लोग, आप खुद ही लड़ रहे हैं आपस में? नहीं, कहाँ लड़ रहे हैं हम लोग? हमारे तो कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया जाता है। काला पीपल के भीतर जब आवाज उठाई जाती है तो कार्यकर्ता को जेल भेजा गया। ये भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जो निडर होकर जेल गया। तो ये उसने भी मुद्दा ही उठाया था, वो मुद्दा उठा के जेल गया। तो हमारे यहाँ तो ये है। अभी आपने पास की विधानसभा आष्टा का भी देखा होगा है, सुजालपुर से और आष्टा और काला पीपल चले जाते हैं। मैं यहाँ की चीजें हूँ कि यहाँ कांग्रेस ने, चाहे आप युवा कांग्रेस को ले लो, युवा मतलब होता है कि आग, जो युवा कांग्रेस हो, आपने भी उसमें अभी कैंडिडेट के तौर पे अपने आप को शामिल किया था। युवा जो होता है वो पूरे शहर में आग की तरह घूमता है। अभी आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप पानी के रेले की तरफ भी नहीं घूम रहे। युवा कांग्रेस का तो चुनाव भी संपन्न हुआ है। तो चुनाव से पहले भी तो थे युवा, चुनाव के पहले थे, मुद्दे उठाते रहे हम, कहीं ना कहीं मुद्दे उठाते रहे। अगर आप 2 मुद्दे बता सकते हो तो मैं मानूं। मैंने बताया, मैंने किसानों के मुद्दे हम बार बार उठाते रहे। इसका आप थोड़ा सा अतीत में जाएंगे तो आपको खबर समाचार पत्रों से कई कटिंग्स मिलेंगी जहां पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग तरह का विरोध रहा है। थाली बजाकर हम लोगों ने पुलिस चौकी के सामने बिजली के खिलाफ, बिजली मीटर के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किए। ऐसे कई आंदोलन आपको मिलेंगे, लेकिन एक आंदोलन में गिनाऊंगा, इतना शायद वो कहीं ना कहीं मेरे से मिस होगा। लेकिन आप अतीत में जाओगे तो आपको कई सारे 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले कई मुद्दे ऐसे अभी पिछले 1 साल से शांत थी कांग्रेस, लेकिन अभी जैसे ये संगठनात्मक चुनाव आए, एकदम से अचानक से जैसे एक्टिव हो गए सारे नेता, जिंदा हो गए। तो ये चुनाव के टाइम पे क्यों जिंदा होते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है शहर में। तो हर क्षेत्रवासी समस्या को, कांग्रेस का वोट है यहाँ पर, वोट परसेंटेज सब है, लेकिन ये बस एक्टिव कब होती है? जब चुनाव आते हैं, बीच में नहीं होती। नहीं, चलिए आपने ये तो माना कि कांग्रेस एक्टिव हुई है। साल भर से कुछ नहीं था। चुनाव 2024 में खत्म हुए, मई जून में चुनाव खत्म होता है। और स्वाभाविक बात है, जब आप हारते हो, हम लोग हारे हैं, हम पूरी 29 लोकसभा की सीट यहाँ पर हारे हैं, और मुझे इसमें कोई अफसोस नहीं बता, हम हारे तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है, कार्यकर्ता निराश होता है, हताश होता है। उसको वापस से री एनर्जाइज करना, उसको वापस से लाना ऊर्जा के साथ में, इसमें कहीं ना कहीं समय लगता है। कहीं ना कहीं वो समय हो गया, वो अपनी हार को हम लोग भूले हैं, और ये नया संगठन सृजन हुआ, इसके माध्यम से हम लोग वापस से जनता के लिए खड़े। बस इसी चीज को एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा, जो आम जनता के बीच में जो नैरेटिव है वो ये है कि अगर कांग्रेस इसी तरह से काम करती रही, ये मैं आम लोगों के बीच की बात बता रहा हूँ, अगर इसी तरह से काम करती रही तो कभी जीवन में या अगले 20-30 वर्षों में कभी यहाँ पे, ये कांग्रेस ही बोल रहे हैं, ये जो शब्द मेरे हैं ये किनके हैं? कांग्रेस ही के हैं कि यहाँ पे सरकार नहीं बना सकती, यहाँ पे सीट नहीं जीत सकती, जिस हिसाब से चल रही है अगर ऐसे चलती रही। नहीं, तो मैं तो ये कहूँगा कि हम तो 20 साल से शुजालपुर की बात करें तो 2003 के बाद हम यहाँ पे विधायक नहीं बना पाए, लेकिन क्या हम लोग 20-25-30 हज़ार 40 हज़ार, हमारा वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ है। हम वही थोड़ा 2-3% के मार्जिन से हम लोग जरूर आ रहे हैं, और उस चीज़ के लिए हम लोगों को पश्चाताप भी करना चाहिए, हम लोगों को देखना भी चाहिए कि हमसे क्या गलती हो रही है। लेकिन आप जो शब्द बोल रहे हैं कि हम लोग आ नहीं सकते 25, ऐसा नहीं है। कांग्रेस भी मुद्दे उठाती है, मैंने अभी बताया, कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है जब बार बार आप हारते हो। उसके बाद भी हमारा कार्यकर्ता आज बब्बर शेर की तरह खड़ा हुआ है, जेल जाता है, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी पूरी तरह यहाँ पे चरम पे है, गुटबाजी। एक सवाल पूछूंगा, आप कितने सेकंड के अंदर उसका आंसर दे देंगे? क्योंकि ये एक सुजालपुर या आसपास के 2-3 विधानसभाओं के 90 से लेके 99% लोगों को नहीं पता उसका आंसर। कांग्रेस के वर्तमान जिलाध्यक्ष का नाम बताइए। नरेश्वर प्रताप सिंह जी हमारे जिला। शायद आप इस चुनाव उसमें है तो ये है, बाकी एक आम जनता के बीच में ये नाम बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है। खासतौर पे सुजालपुर के क्षेत्र में तो
बहुत नहीं, उसका कारण मैं बता देता हूँ। उनको जब बनाया गया था चुनाव और रिजल्ट के मध्य में बनाया गया था, उनको समय ज़्यादा नहीं मिला, मुश्किल से साल भर हुआ उनको। अब वो कार्य कर रहे हैं, वो शाहजहाँपुर क्या से वो हैं, वापस उम्मीदवारी कर रहे हैं वो उम्मीदवार हो सकते हैं। आपकी काफी नज़र लोग में? मतलब जब वो उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में उनकी कोई सक्रियता नहीं है, तो अब वो वापस से अगर उम्मीदवार है तो कैसे, किस नहीं, बेस पे? वो तय करने में हमारे उसके लिए पर्यवेक्षक बनाए गए थे, अलग अलग ब्लॉक वाइज सेक्टर वाइज मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने अपनी दावेदारी करी होगी, लोगों का क्या मानना है। चीज़ें वो- कुछ आई है बीच में निकल के, यहाँ पे जिला अध्यक्ष की चीज़ को भी दूसरे समीकरण से तोला जा रहा है। कोई एक पावर यहाँ ऑपरेट कर रही है कांग्रेस को, वही जिला अध्यक्ष तय नहीं, करेगी। नहीं, कांग्रेस को तो कोई कैप्चर कर ही नहीं सकता। शुजालपुर में कांग्रेस को अंग्रेज जब कैप्चर नहीं कर सकते, तो शुजालपुर में भी किसी की इतनी शायद उसको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई भी इतना हिम्मत नहीं है किसी के अंदर कि शुजालपुर के कार्यकर्ता को या किसी व्यक्ति को कोई भी हाईजैक कर सकता है। सब स्वतंत्र है और सब बब्बर शेर है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आपके जो जिला अध्यक्ष है कोई ऑपरेट नहीं कर रहे, कांग्रेस ऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन अब बात आ जाती है युवा कांग्रेस चुनाव पे। फिर यहाँ वही चीज़ आ रही है जिसको मैं भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि जिला अध्यक्ष में भी सिकरवार परिवार से जैन सिकरवार, सीधा आप इस चुनाव को कैसे लेंगे? मतलब लास्ट टाइम से वो जिला अध्यक्ष भी थे, फिर इस बार कम्पीट किया है, तो चुनाव की आवश्यकता थी नहीं थी? 2-3 चीज़ें हैं, इनको मिक्सअप कर रहा ये हूँ। तो मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट आंसर तो नहीं, थोड़ा खींचूंगा थोड़ा सा। ठीक है, ये राहुल जी की सोच है। राहुल जी जब से सक्रिय राजनीति में आए थे, वो चाहते थे कि देश का युवा जो किसी भी राजनीतिक परिवार से नहीं आता है, सामान्य घरों से आता है, किसान मजदूर परिवार से आता है, किसान परिवार से आता है, मैं आता हूँ परिवार, तो ऐसे व्यक्तियों को भी मौका मिले। और शायद चुनाव ही एक ऐसा माध्यम था जहाँ पर मेरे जैसा एक सामान्य परिवार से, किसान परिवार से, गांव के किसी परिवार से आने वाला व्यक्ति भी यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़के अपने आप को स्थापित कर सके। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मंशा थी, और शायद ये चुनाव नहीं होता तो मैं भी अपने आप को साबित नहीं कर सकता था। रही बात आप जो नाम ले रहे हैं जयंत सिकरवार जी की, तो वो मेरे भाई जैसे हैं, हम एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज जब चुनाव प्रणाली हुई है तो सब स्वतंत्र थे। 18 से 35 वर्षीय कोई भी युवा या कोई भी युवती इस चुनाव में हिस्सा लेते थे। कहीं ना कहीं हम दोनों इस चुनाव को लड़े हैं, तो एक ये संगठन का सदस्यता अभियान था। तो अध्यक्ष और नहीं जीते तो उपाध्यक्ष, क्या चॉइस है आपकी इसमें? नहीं, मैं तो इस चुनाव को, वैसे इसका नाम भी हम गलत ले रहे हैं, ये सदस्यता अभियान है। कहीं ना कहीं हम उसको चुनाव के रूप में देख लेते हैं, लेकिन मैंने भी सदस्यता की है, उन्होंने भी सदस्यता की है। दोनों का मेन मकसद था कि हम कांग्रेस पार्टी का परिवार कैसे बड़ा कर सकते हैं, नए युवाओं को कैसे जोड़ सकते हैं, उसको मैं चीज़ के लिए बधाई आपको, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक एवरेज जो सदस्यता हुई है उससे ऊपर गए। जो मध्य प्रदेश लेवल का जो एवरेज है वो 18 या 17 हज़ार के लगभग एवरेज हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट का देखा जाए, तो आपने 26 हज़ार के लगभग लक्ष्य हासिल किया है। क्योंकि कई बहुत से ऐसे ज़िले हैं वहाँ पर 4-5 हज़ार का भी लक्ष्य नहीं हुआ है, तो उसके कुछ अपने कारण होंगे, वहाँ पर एंटी कैंडिडेट नहीं होंगे। तो जो 26 हज़ार की है, इसमें कितनी मेहनत और कैसा क्या रहा? नहीं, ये जो 1 महीना था, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक अनुभव रहा है। क्योंकि गांव, हमें लगता है कि युवा जुड़ना नहीं चाहता। गांव में जाओ, कांग्रेस के लिए लोग आगे आना चाहते हैं। मैं तो वही चाहता था जो राहुल जी ने भी कहा कि हमसे बार बार कहा जाता है कि नया युवा आपको वोट नहीं दे रहा, तो वोट इसलिए नहीं दे रहा कि वोट चोरी हो रही है। क्योंकि हम भी जब गांव में गए, तो आप आज देखिए तीनों विधानसभा में जब भाजपा के विधायक हैं, उन भाजपा विधायकों के क्षेत्र से 26 हज़ार मेंबरशिप 18 से 35 की करना, और इससे बड़ी बात मोहन यादव जी जो खुद सीएम है, उनके उज्जैन में मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा 75 हज़ार मेंबरशिप हुई है। तो कहीं ना कहीं ये मैं यहीं सुजालपुर आऊँगा थोड़ा सा और इसी चीज़ को, युवा कांग्रेस के चुनाव को। जयंत सिकरवार जिला अध्यक्ष थे, मान लो यहाँ से आप भी चाह रहे हैं कि आप भी विनर ही बन के उभरे, उपाध्यक्ष के लिए फिट रहेंगे या उपाध्यक्ष को कैसे देखेंगे, या ये कितना संभव? इस चीज़ को आप अगर तुलनात्मक देखो तो क्या? नहीं, मेरे लिए ये पद बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, और पद था नहीं था उसके बगैर भी मैं कांग्रेसी शब्द, देखो आपने बोला था कि आप एक छोटे या किसान या आपने कम्पीट किया इसमें उतरे, लेकिन वो तो पहले से स्थापित हैं, पहले से थे, उनको तो मस्ट नीडेड है ये पद की। तो अगर वहाँ पे नहीं होता है तो किस परिदृश्य को कैसे देखेंगे? काम तो हमें करने का मौका मिला ना। आज कोई भी युवा कांग्रेस का चुनाव लड़के कहीं ना कहीं एक निर्वाचित पद आपको मिलता है, तो आप तो काम करने के लिए जो पहले काम कर रहे थे, काम करने में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ अब आपके ऊपर जिम्मेदारी ये होगी कि आपके ऊपर एक पद मिला, चाहे वो उपाध्यक्ष का मिले या अध्यक्ष का मिले,
लेकिन वो जब जवाबदारी बढ़ गई तो ये कहीं कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और डबल कर देगा, जितनी हम काम या मेहनत तो कर रहे थे आप दोनों उसको पद बढ़ाएं। में से जो मिल जाए उसके लिए तैयार है? नहीं, जिम्मेदारी मैं तो एक उठाने कार्य की? करता हूँ, उससे मुझे पद से इतना मायना रखता नहीं हूँ मैं। आपने बूथ प्रबंधन का भी काम किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कुछ जगह आपका बहुत सॉलिड वर्क रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप वर्क नहीं कर पाए, क्या रीजंस थे? नहीं, कारण ये था कि मुझे राजनीति में आए भी अभी 7 साल हुए हैं लगभग, और ये बहुत लंबा समय है। 7 साल हुए, लंबा लेकिन होता इस है। बीच में कई चुनाव भी आए, कई सारी चीज़ें थी। हम लोग काला पीपल शुजालपुर में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, और मैं बूथ प्रबंधन की आपने बात की है तो शायद पूरे प्रदेश के भीतर शाहजहाँपुर जिला ऐसा था जिसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा बूथ लेवल पे कमेटियाँ बनाई थी, 10-10 लोगों की कमेटी। ये हम लोगों की मेहनत थी, क्षेत्र के नेताओं की, और जिन्होंने मेरे ऊपर भी भरोसे किया। हम लोग गाँव गाँव गए और हम लोगों ने काम किया। थोड़ा सा और आंतरिक आते हैं, हम शुजालपुर की राजनीति पर आते हैं। युवा नेताओं में आपको लग नहीं रहा है कि अभी एक अकाल आ गया है? मुझे देखने पे कि युवा नेता कुछ लोग हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। अगर युवा होते तो शायद आज आप 2 कॉम्पिटिटर हो, 4 या 5 होते। इतना बड़ा जिला है, पूरे जिले में 2 ही लोग। 26,000 नए वोट हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं, तो ये भी तो कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। देखो, अगर जिसने नॉमिनेशन किया मतलब उसके अंदर लड़ने का जज्बा है, तो 2 नॉमिनेशन है तो क्या 2 ही लोग के अंदर लड़ने का जज्बा है? लड़े 2 लोग नहीं, यहाँ से काफ़ी लोग लड़े। 8 लोग जिला महासचिव के लिए लड़े हैं, 2 जिला अध्यक्ष के लिए लड़े हैं, ब्लॉक स्तर पे लड़े, विधानसभा स्तर पे लड़े। कम से कम शाहजहाँपुर जिले से पूरे में लगभग 30 से ज़्यादा युवा लड़े। अगर यही लोग शहर के विकास, विधानसभा के विकास के लिए लड़े होते तो कितना बेहतर रहता। नहीं, ये युवा जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये युवा अभी सक्रिय, मैं वही कह रहा हूँ, सक्रिय राजनीति का आपका हिस्सा बना। संगठन एनएसयूआई खात्मे की ओर है, शुजालपुर में कहीं एक्टिवेट नहीं है, कुछ नहीं। नहीं, वो एक सेपरेट संगठन हो जाता है जिसके अंदर, क्योंकि वो एक स्टूडेंट इकाई होती है, उसका एक सेपरेट युवा कांग्रेस भी कोई ऐसा अभी नहीं दिखा कि जहां बहुत एक्टिवेट तौर पे काम कर रहे हो। युवा कांग्रेस में लगभग हम आपको भरोसा देते हैं कि ये चुनाव हुआ है, अब जितने भी मुद्दे होंगे उसमें युवा कांग्रेस आपको सड़कों पे दिखाई देगी, बहुत जल्दी दिखाई देगी। अभी भी दिखाई देती थी, आप अच्छे से जिस दिखाई देगी। शहर के नज़दीक रहते हैं वहाँ पर एक बहुत प्राकृतिक धरोहर है, कमलिया तालाब। वो अपने अस्तित्व के लिए तरस रहा है। 200 वर्ष पुराना इतिहास है उस कमलिया तालाब का, लेकिन आज उसमें इतना सा एक गड्ढे बराबर एक कुएं जैसा पानी भरा हुआ है, बाकी पूरा तालाब सूखा हुआ है। मुझे उस चीज़ के लिए अफसोस हमेशा रहा है, क्योंकि मेरा गाँव भी है, गाँव का तालाब रहा है। इस चीज़ में थोड़ा सा और है, हम बड़े बड़े शहरों में या दूसरी जगह जाते हैं, वाटर पार्क जैसी या फिर कुछ पब स्ट्रीट जैसी जगह जहाँ पर स्ट्रीट फूड मिले, ऐसी जगह इतनी शानदार धरोहर है। अगर आप लोग उसको इनिशिएट लेकर एक्टिवेट करवाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं जो बोट वगैरह, नाव वगैरह ऐसे जो चलते हैं, जो हम बाहर बोटिंग करते हैं, वो उस तालाब में सारी चीज़ें हो सकती है। उसके आसपास छोटे छोटे स्टॉल लग के, या वहाँ एक वॉकिंग पॉइंट बन सकता है, एक रमणीय स्थान बन सकता है। आप इसके लिए किससे लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, ये पूरे तालाब की मैं बात करूँ तो जब तालाब ओरिजिनल तालाब था, वहाँ पे कभी बिल्डिंग नहीं थी। तो अब कहाँ गया तालाब? मैं बता रहा हूँ, जो तालाब है वो तालाब की जगह पे है। आपको कई बार लगता है कि तालाब का जो बाहरी हिस्सा जहाँ पे बिल्डिंग्स दिखती है वो तालाब की धरोहर, तालाब जो सरकारी तौर पे देखा जाए एक 52 बीघा का तालाब है, वो आज अपनी जगह पर है। तो सूखा है वो। लेकिन मुझे पहले पानी हुआ करता था। ये बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, सरकार, इसके मैं हमेशा इसकी निंदा करता हूँ। इतना अच्छा तालाब जो एक शायद पूरे शुजालपुर के लिए गौरव का विषय था, उसको खत्म करने के लिए इसमें पूरे प्रशासन का पूरा रोल रहा है, जिन्होंने एक ग्रीन बेल्ट को पूरी तरह से डाइवर्ट करके लोगों के जिम्मे कर दिया, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ बन रही है। इसके खिलाफ मैं खुद भी आरटीआई लगाई, मैंने 2015-16 में काफ़ी आरटीआई, लेकिन मुझे कभी संतोषजनक वहाँ से जवाब नहीं मिला। फिर भी हम लोगों ने प्रशासन से कई बार मांग करी है कि इसमें पानी की आवक का आप कोई साधन कर दे, ताकि इस तालाब को हम लोग हमारे स्तर पे करें। आज भी आप जाओगे वहाँ पर, जिस तरह से गलत तरीके, असामाजिक तत्व वहाँ पे जाके शराब पीते, इसके लिए भी बार बार आवाज़ उठाई। लेकिन हम लोग गांव के लोग, सीधे लोग होते हैं, वो लोगों के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें शुजालपुर के लोगों से मैं अपील करता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि कहीं ना कहीं इसके लिए कृपया करके आप सब भी घर से निकले, कमलिया तालाब को हम कैसे वापस से उसको पुनर्जीवित करें। कहीं ना कहीं इसके लिए सब लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। कोई ये कमलिया गाँव का विषय नहीं है। तालाब की बात हो गई। वैसे हमारी एक मंडी थी, शुजालपुर मंडी, ऐतिहासिक मंडी, जिसका पूरे आसपास के क्षेत्रों में नाम चलता था, धराशायी हो गई है। कौन जिम्मेदार? इसके लिए भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए मैं सीधे तौर पर, अगर नाम बताना चाहें, मैं नाम पे नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 टूक शब्दों में कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी, उनके अधीन ये पूरी मंडी रही है, कृषि उपज मंडी। क्या यही राय आपकी नगर पालिका के लिए भी है?
नगर पालिका, मैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, शहर है, नगर पालिका का तो आप राजनीति तो शहर के कर रहे हैं, मैं नगर पालिका की स्थिति में भी नगर पालिका आपका भी थोड़े दिन पहले जो पॉडकास्ट आया था शायद उसमें आपने काफ़ी सवाल जवाब किए, उसमें भी आपको शायद जवाब मिला होगा। कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क होना चाहिए, जिसके ऊपर कार्य होना चाहिए, वो अभी शायद समय है, या करें या नहीं करें। नहीं करते तो हम मुद्दे उठाएंगे, हम जनता सड़कों पर जनता के साथ में लड़ेंगे, और कर देते हैं तो हम उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन अभी कई कमियां नगर पालिका में है, इसको मैं मानता हूँ। अच्छा, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी अभी तक। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कुछ इंटरटेनिंग चीज़ें हैं जो कुछ पिक्स लगा रखे हैं, उनका आपसे रिलेशन है या आपसे नहीं है तो आप पॉलिटिक्स से रिलेशन है, तो उन सब का अगर अच्छे तरीके से जवाब होगा तो कहीं ना कहीं एक रोचक पॉडकास्ट से इंटरव्यू हो सकता है। देखते हैं हम इसके तो लिए। मैं चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊंगा और उससे संबंधित कुछ सवाल करूंगा। बिल्कुल। तो मैं स्क्रीन पे अपना पहला पिक लगाना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट हो। पीछे स्क्रीन पर एक ऐसी शख्सियत है जो राष्ट्रीय लेवल पर छाए हुए हैं, सुजालपुर में विजिट करने आते हैं, रूपरेखा बनती, जबकि जो सुजालपुर की धरती से हैं, सुजालपुर के आम लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका विजिट प्रोग्राम बनता है कि आज फलाने के यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, ये जमीन से जुड़ने का तरीका है नहीं, या ये दो कांग्रेस चीजें रिवाज? जिस व्यक्तित्व को आपने मेरे पीछे स्क्रीन पे लगाया, ये मेरे मार्गदर्शन रहे और शुजालपुर का गौरव रहा है। गौरवशाली इतिहास उनके परिवार का रहा है, इससे ना बीजेपी कांग्रेस का किसी का वास्ता नहीं, ये पूरा शुजालपुर का क्षेत्र जानता है। तो उस पर 2003 तक सब कुछ ठीक था। 3 के बाद जैसे बार बार जो हार मिल रही थी, उनके जो पिताजी थे स्वर्गीय विद्याधर जोशी जी, उन्होंने शुजालपुर के लिए काफ़ी कार्य किया। उनके दादाजी थे लीलाधर जोशी जी बासाब जो थे, उन्होंने कार्य किया। तो वैसी टीका टिप्पणी तो मैं कभी शायद सुन भी नहीं सकता हूँ कि विजिट करते हैं। कहीं ना कहीं उनको संगठन की आम लोग का कहना है मुझे कि भोपाल से राजनीति करते हैं, यहाँ से नहीं करते। मैं उसी में उनको संगठन की जवाबदारी है। जो प्रदेश में उपाध्यक्ष है, पिछले कमलनाथ जी के कार्यकाल में भी वो बड़े पदों पे रहे हैं, उनके पास में काफ़ी पूरे प्रदेश को लेकर कार्यक्रम है, उनके पास में कार्य है, कहीं ना कहीं वो उसको करते हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में अगर इनका सीधा हस्तक्षेप होता, जो एक फोर्सली हस्तक्षेप होता है, तो शायद हमारे यहाँ कांग्रेस में बिखराव नहीं होता, या जो पार्टी छोड़ के कुछ सदस्य गए वो नहीं होते। अगर ये सीधा अपने उसका फायदा या प्रेशर डालते उस चीज का, तो उस तरह की भूमिकाएं देखने को नहीं मिली। उन्होंने जितनी जवाबदारी उनकी निभानी थी उन्होंने निभाई, लोगों को मनाया भी, उन्होंने जितना जोड़ने की कोशिश की उन्होंने किया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं वही कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के भीतर डंडा राजनीति नहीं चलती, जहाँ पर डरा के बिठा दिया जाता है, विधायक भी चुपचाप बैठ जाता है। कांग्रेस में स्वतंत्र लोग हैं, कहीं ना कहीं हम एक परिवार के रूप में उनको समझाइश दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन हम उससे ज़्यादा दबाव नहीं डाल। अभी आप कैसे मानेंगे कि ये अभी और कांग्रेस को यहाँ पर पुनर्जीवित कर सकते हैं या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? लेकिन अगर इन्होंने अपना तरीका थोड़ा अपग्रेड किया तब जाके नहीं, ये इसी तरीके से हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। मैं वही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं वोटर जो था, विधानसभा का वोटर भी कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पर वोट दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी को वोट जो मिल रहे थे वो विधानसभा लेवल पे आप देखोगे, शाहजहांपुर में मोदी जी ने खुद ने आकर यहाँ पर रैली की थी। सीनियर लीडरशिप है, उनके कुछ चुनिंदा जो जगह हैं, घर है, स्पॉट बने हुए हैं, वहाँ जाते हैं। बाकी जो मैक्सिमम आम जनता है वहाँ तक उनकी जो पहुँच है वो बहुत दिखाई नहीं देती। अगर वो पहुँचते भी हो तो पता नहीं, लेकिन आम जनता तक दिखाई नहीं देता कि आज ये यहाँ मिले यहाँ मिले। वही उनके रूटीन, वही उनके रटे रटाए जो जगह है वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ के फोटोज आते हैं। मुझे लगता है कि वो तो आज शायद किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन जब संवैधानिक पद पे तो हमारे माननीय सांसद महोदय है, जिनमें तो आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोगों से पूछना कि वो कहीं दिखाई दिए क्या। आदरणीय महेंद्र जोशी जी हर हफ्ते वो यहाँ आते हैं, लोगों का हालचाल जानते हैं। तो यही तो बोल रहे हैं हम कि आपका विपक्ष कर क्या रहा है? जब आपका सांसद यहाँ नहीं आ रहा है, आप उसको तो जनता के बीच में आपने इस तरह की भावनाएं पैदा नहीं कर पा रहे हो। आप बता ही नहीं पा रहे हो कि आपका सांसद नहीं आ रहा है, सांसद यहाँ ये सबको पता है, लेकिन उससे नहीं ये देखो, जनता विपक्ष को देखती है, विपक्ष किस हिसाब से करता है, और जो विपक्ष मुद्दा उठाता है, आज राहुल गांधी जी ने जैसा राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाया है, तो जनता को समझ में आ रहा है। तो यहाँ के मुद्दे भी आप उठाओगे तब तो जनता को समझ में आएगा। आप तो बस चुनाव आते हैं और उड़ जाते हैं। नहीं, मैं उनकी बात को खत्म करूंगा जो चेहरा आपने पीछे लगाया, कि ये जो बात है, मैं ये बता रहा हूँ कि सांसद महोदय एक संवैधानिक पद पे वो कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन आदरणीय जोशी जी हर हफ्ते आते हैं, लोगों के बीच जाते हैं उनकी। और आपको क्या लगता है वो वहाँ भी बैठे हैं? तो वो शुजालपुर क्षेत्र, आप रात को आधी रात को फोन कीजिए, यदि आपकी काम, यदि किसी परेशानी में आप हैं
काम उनके करते काम क्षेत्रीय करने के तरीके की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं उनकी मंशा के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, जो उनका तरीका है वही चलता आ रहा है। वो क्षेत्रीय लोगों के काम में पिछले कई वर्षों से लगे हैं। चुनिंदा नहीं, आप किसी भी व्यक्ति से, आप शुजालपुर नगर के विधानसभा के व्यक्ति से पूछेंगे, वो दबे शब्दों में कहेंगे, चाहे वो भाजपा का है। तारीफ सुनी है मैंने, तारीफ है, व्यक्तित्व अच्छा है, व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन भोपाल से पॉलिटिक्स करते हैं, यहाँ मिलने आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो जनता के बीच में जो इम्पैक्ट है वो उतना प्रभावशाली नहीं, वो इम्पैक्ट नहीं, वो आते हैं, वो पूरा मैंने बताया जिस संगठन की जवाबदारी है, वो संगठन की जवाबदारी के लिए कहीं ना कहीं भोपाल और दिल्ली में आपको रहना पड़ता है। चलो आशा है वो क्षेत्र के लिए वहां मुझे लगता है कि आज वो उस उम्र में काफी वरिष्ठ है, उनकी उम्र भी काफी उस उम्र में पार्टी के लिए और शुजालपुर के लिए जो समय दे रहे हैं, इससे शायद कई व्यक्ति कई तो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आज वो अपने आप शुजालपुर उन्हें मानता है, वैल्यू समझता है उनकी, तभी उनसे उम्मीदें रख रहा है। अगर वो यहाँ आके यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो और चीजें बदलेंगी। नहीं तो वो उम्मीद जिंदा भी रखिए, आने वाला समय अच्छा होगा, कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, आशा है कि आपकी चीजें बिल्कुल सही हो। इस चीज के लिए मैं आपको आश्वासन, पूरे शहर के वो मार्गदर्शक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो उनका ऑपरेटिंग का तरीका है उस पर जरूर प्रश्न चिन्ह है, और अगर उन्होंने सुधार किया तो शायद शहर के लिए बहुत अच्छी बात। वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा, और आगे भी अच्छा ही करेंगे। पीछे कराड़ा जी का फोटो है, मैं इनका जो एक सेकंड स्टेप में ला रहा हूँ, अजब सिंह जी दरबार, काफ़ी क्लोज हैं आप उनके। पिछला चुनाव जीत नहीं पाए या कैसे हार गए, इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? नहीं, वो तो सीधी तरह से वोट चोरी तो शाहजहाँपुर के भीतर हुई है। जिस तरह से 300 वोट से पहले हरा दिया जाता है, रिकाउंटिंग होती है तो 7 वोटों पे लाया जाता है, वापस रिकाउंटिंग होती है 28 वोटों पे लाया जाता है, तो वहाँ पे चुनाव को हराया गया। मानते इस चीज़ से, ये है, ये पूरे अपने क्षेत्र में अपना एकाधिकार रखते हैं, तो ये कौन सी पॉलिटिक्स है? मतलब इसके ऊपर किस तरह की प्रतिक्रिया? ये एकाधिकार रखने का उनको जो दूसरे लोग ना वहाँ पे एंट्री बैन है, ना वहाँ पे संगठन मजबूत कर सकते हैं, ना वहाँ पे दूसरे व्यक्ति पनप सकते हैं। संगठन मजबूत है वहाँ पे। आप शाहजहाँपुर क्या, आप कांग्रेस का वहाँ सेकंड व्यक्ति बता दीजिए जो लीडरशिप में हो। नहीं, कई लोग हैं। आज रामवीर जी सिकरवार है, वो भी शायद शाहजहाँपुर से आते हैं, तो और वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स में युवाओं में नरेश कप्तान जैसे, कमल चौधरी जैसे कई लोग वहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं, और काफी बड़ी टीम है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछली भी विधानसभा में शायद कराड़ा जी थे जो 50,000 से ज्यादा वोट से जीत के आए, और इस बार भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां पर एक बंदिश है कि लोगों को पार्टी के, आपके संगठन के, वो अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाते। वहां पर पूरा जो है वो उनके हिसाब से काम चलेगा, पूरा कंट्रोल उनका रहेगा। हर आदमी की अपनी सोच होती है संगठन में कि यार इस तरह के बदलाव होने चाहिए, इस तरह के काम होने चाहिए, ऊपर से ये आदेश आ रहे हैं, तो वहाँ अप्लाई नहीं होते। वहाँ तो ये है कि भाई हमने मैनेज कर दिया है, ये वोटिंग हो जाएगा। नहीं, वहाँ पे आदरणीय कराड़ा जी वरिष्ठ हैं, और इतने 7 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, और बड़ी बम्पर जीत का भी रिकॉर्ड उनके नाम। क्या आगे अभी मैदान में डटे रहेंगे? अभी है, वो आज है मैदान में, तो बिल्कुल डटे रहेंगे। तो युवाओं को अभी भी कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि उन्हें भी आगे मौका मिले। शाहजहाँपुर विधानसभा का है, ये तो वहाँ के लोग तय करेंगे, ये हमें कोई नहीं होता तय करने वाले, लेकिन वो युवा भी है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा पूरी शाहजहाँपुर जिले के प्रतिनिधित्व में आ रहे हैं, तो आप भी उससे जुड़े हैं। उनका जब मुझे जरूरत लगती है, उनका मार्गदर्शन हमेशा मिला है, कभी उन्होंने युवाओं को रोकने की कोशिश। आपने कभी इस तरह की चीजें करी, उनसे बात की? हर एक का वो होना चाहिए, इंटरफेयर होना चाहिए। आप भी, जैसे शाहजहाँपुर का इंटरफेयर शुजालपुर में है, लेकिन शुजालपुर वाले शाहजहाँपुर पर इंटरफेयर नहीं करते, कांग्रेस के लोग। नहीं, ये तो सब लोगों का अपना अपना मानना होता है, इंटरफेरेंस होता है नहीं होता है, ये तो अपना होता है। काला पीपल जो है हमारे ज़्यादा क्लोज रखते हैं, क्योंकि शाहजहाँपुर थोड़ा सा दूर हो जाता, तो एक तरीका होता है उसमें। वहाँ का इंटरफेयर है, यहाँ नहीं। कौन इंटरफेयर करता है वहाँ पे? कौन इंटरफेयर करता है? कराड़ा जी ने कभी टिकट नहीं मांगी, वो अपनी विधानसभा देख रहे हैं। सिकरवार जी है, उनको लगता है कि उनसे लोग जुड़े हुए हैं, तो आज शायद वो शुजालपुर में है, तो ये तो एक जुड़ाव का है कारण, और कुछ। चलो ठीक है, इनसे अजब सिंह जी दरबार जुड़े हुए हैं और उनसे आप जुड़े हैं, आप उनको अगला विधायक के टिकट के रूप में देखेंगे? नहीं, मैं कराड़ा जी से भी उतना ही जुड़ा हूँ जितना अजब सिंह जी से जुड़ा हूँ, जोशी जी से जुड़ा हूँ, या सिकरवार जी से जुड़ा हूँ। मेरे लिए सारे मेरे वरिष्ठ जन जो है, मेरे परिवार के वरिष्ठ है, मेरे लिए मेरे मुखिया है, तो मेरे लिए सब बराबरी है, और मैं उसमें किसी में कोई भी कंपैरिजन में शायद नहीं करना। हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, इसमें अगली फुटेज दिखाऊंगा। जिला अध्यक्ष की रेस में क्या जिलाध्यक्ष बनते हुए देख रहे हैं इनको आप? गजेंद्र सिंह सिसोदिया शुजालपुर से। शुजालपुर इस समय दो तरह से मांगे रख रहा है, सामाजिक तौर पे रख रहा है, क्योंकि इस समाज का जो परमार समाज का प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस ने कोई खास नहीं दिया है, तो वो या तो सीट के रूप में विधानसभा या फिर जिलाध्यक्ष के रूप में, कैसा क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि
ये जो मेरा मानना, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या है, कि मुझे लगता है राजनीति के भीतर समाज को नहीं लाना चाहिए, ये सबसे ना आम है। धर्म को लाना समाज के चाहिए। बिना राजनीति है ही नहीं, ये सब कहने वाली समाज बातें होती और हैं। धर्म को राजनीति में लाना, मैं शायद मेरे ये वर्तमान राजनीति का हिस्सा है सबसे महत्वपूर्ण। ये जो मानता हूँ, लेकिन ये पर्सनल तौर पे मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें सामाजिक कोई मामला राजनीति के भीतर हो। मुझे तो खुशी है कि कांग्रेस पार्टी में समाजवाद का इतना बड़ा वो नहीं है, सारे समाज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का समर्थन परमार करते हैं, समाज का नेतृत्व अभी तक कांग्रेस पार्टी ने दिया ही नहीं है, दिया है तो ना के बराबर दिया लेकिन है। मैं फिर भी कहता हूँ, आपके जो थोड़ी देर पहले सवाल था कि मंत्री जी जो परमार समाज से आते हैं उसके खिलाफ भी 40% वोट गए हैं, तो मैं तो कहता हूँ ये कि तो कहाँ सिर्फ है कहने कि की बात समाजवाद है। नहीं कहने, ये वास्तव में गए हैं कि नहीं गए, नहीं, ये किसको तो पता। रिकॉर्ड में मिलेगा ना नहीं, ये आपको। आप जब- ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं ये- होते हैं। ये वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के पास तो वोटर लिस्ट के सही ढंग के रिकॉर्ड नहीं है, तो ये रिकॉर्ड कहाँ से ये रिकॉर्ड available आप होंगे? जब देखते हैं कि ये तो कहीं ये कहीं तब वाली मालूम बात है। पड़ेगा जब आप समाज को राजनीति के भीतर देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम पड़ेगा कि कौन समाज का किस पार्टी के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, कौन कितना क्लोज है, कौन दूर है। क्या लेकिन मैं इस संभावनाएं बात- देखते हैं आप इनमें? देखिए, सबसे पहले तो लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान चलाया है, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। शाजापुर जिले में भी प्रभारी के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में बाहर से ऑब्जर्वर आए थे। उन्होंने हर ब्लॉक स्तर पर मीटिंग रखी, क्योंकि कार्यकर्ता तय करेगा कि कौन जिला अध्यक्ष होना चाहिए। तो ये तो मैं टीका टिप्पणी इस पर नहीं कर सकता हूँ। और यदि पार्टी जवाबदारी किसी को भी देगी, वो मेरे लिए मेरा मुखिया रहेगा, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा। जिनका आदरणीय गजेंद्र भैया का आपने फोटो लगाया, उनको जवाबदारी मिलती है तो पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ जाएगी, किसी और को जवाबदारी मिलती है। लेकिन हाँ, तो मैं बस एक चीज नहीं मिलने से हतोत्साहित हताशा नहीं होगी, एक गलत मैसेज नहीं नहीं, जाएगा? कांग्रेस पार्टी में पद की लालसा थोड़ी हमको ये रखते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा पद की लालसा आपको मैं होती है। बताऊंगा, वो 2003 से संगठन के लिए काम कर रहे हैं। वो राहुल जी के लिए अमेठी रायबरेली में उन्होंने काम किया निरंतर तौर पे। आज 20 से 25 साल से ज़्यादा का समय उनको हो गया। युवा कांग्रेस के वो जिला अध्यक्ष उस समय 2007 के आसपास में रहे हैं, तो उन्होंने तो समय दिया। यदि पद की लालसा होती तो कई पद के लालच में कई लोग तो चले गए। आज जो पार्टी को अपना समर्पण, पार्टी के प्रति यदि वो समर्पित है तो वो है। ऐसे कई और लोग भी हैं जो अपने आप को उस चीज़ के लिए दावेदार मानते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक तरीका है जिसके द्वारा ये चुने जाएंगे। चलो देखते हैं क्या उनके नसीब में है, अभी ये तो देखा जाएगा। लेकिन एक बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व है आपके बीच में, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस, जो कि अब भाजपा में जा चुके हैं। आपने इनके नेतृत्व में काम किया है, कैसी थी कार्यशैली? नहीं, मेरे जब तक वो पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, मैं उन्हीं की जिला कार्यकारिणी में जब बूथ प्रबंधन प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष आपको अप्रोच किया उन्होंने अपने साथ जाने के लिए? नहीं, उन्होंने किसी को अप्रोच नहीं किया। वो उनका स्वतंत्र निर्णय था, जिसके लिए वो खुद गए, उनके साथ जिनको जाना था वो गए। और मैं अभी कैसे रिश्ते हैं? ऐसे रिश्ता है जैसा एक कांग्रेस पार्टी का बीजेपी के नेताओं के साथ रिश्ता है, एक आम रिश्ता होता है। आज उन्होंने एक शोभा यात्रा, विशाल गंगा शोभा यात्रा निकाली थी, उसमें वो तो पार्टी लेवल की तो थी नहीं, उसमें आप गए नहीं गए? नहीं, उसमें मैं तो आज किसी भोपाल था, मैं किसी अलग अन्य कार्यक्रमों में था, उस वजह से मैं नहीं जा पाया। लेकिन कहीं ना कहीं वो गंगा जल का कार्यक्रम था, उसके लिए तो मैं उनको कहीं ना कहीं धन्यवाद भी देना चाहता। एक धार्मिक आयोजन था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फ्लैक्स भी थे, कहीं बीजेपी के भी इन्वॉल्वमेंट था। तो कहीं ना कहीं धार्मिक के साथ में वो एक राजनीतिक कार्यक्रम हो जाता है कहीं ना कहीं। तो एक नॉर्मल सी बात है कि कांग्रेस के लोगों की दूरी रही होगी। वापसी देखते हैं आप कांग्रेस में इनकी? नहीं, देखिए, ये तय करने वाला मैं नहीं होता। मेरे ऊपर आदरणीय जीतू पटवारी जी है, उनके ऊपर भी खड़गे साहब बैठे हुए हैं, ये लोग तय करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता या परिवार का कोई भी सदस्य जाता है, दुख होता है। अभी तक बीजेपी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली उनको, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये उनका आंतरिक है। मैं अपनी पार्टी के बारे में आपको सवाल जवाब कर सकता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती क्या नहीं चाहती वो उनके लोग तय करेंगे, मैं कोई नहीं होता उसमें। पीछे युवा नेता, हमारा युवा नेतृत्व, सबसे फायर ब्रांड नेता कुणाल चौधरी, जो आज बिहार चुनाव को कहीं ना कहीं सेकंड लीड या लीड पोजीशन कर रहे हैं, इनसे कितने प्रभावित हैं और आप इनको कहाँ देखना चाहेंगे कि कहाँ पहुँचेंगे ये? देखिए, प्रभावित मेरे जैसा युवा मध्य प्रदेश के भीतर जो भी यूथ कांग्रेस की राजनीति एनएसयूआई की करता है, वो कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित है।
क्योंकि 2013 से लगातार 7 सालों तक वो प्रदेश के मुखिया रहे यूथ कांग्रेस के, और उन 7 सालों में ये जो व्यापम जो बड़ा मुद्दा रहा, कहीं ना कहीं आदरणीय कुणाल चौधरी जी ने उसको उठाया और पूरे प्रदेश भर में एक आग जलाई थी युवा नेतृत्व के अंदर। तभी जाकर आपने देखा 2018 का जो चुनाव हुआ उसमें जिस हिसाब से युवा कांग्रेस की भागीदारी रही, कहीं ना कहीं उसमें कुणाल चौधरी जी का बड़ा योगदान रहा। और जिस हिसाब से युवा, जितना भी युवा नेतृत्व बाहर निखर कर आया है, कहीं ना कहीं वो उसमें आदरणीय कुणाल जी का बड़ा रोल रहा है। चुनाव में हार के बाद भी अगर इतनी अच्छी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो निश्चित तौर पर एक ऊर्जावान नेता है और बहुत बड़े लेवल के नेता है। कार्यशैली है वो, ये इस पूरे क्षेत्र और हमारे विधानसभा आसपास के क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर जाके काम कर रहे हैं। क्या बिहार में ये करिश्मा दिखा पाएंगे, क्योंकि अपनी विधानसभा सीट हारे हुए हैं, और बिहार में करिश्मा दिखा पाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल दिखा पाएंगे। वो विधानसभा चुनाव स्वयं का हारे हैं, कई मजबूरियां होगी, कई सारी, अब जैसे वोट चोरी का मामला हुआ है, मैं फिर से उस पर हर चुनाव वोट चोरी है अब। लेकिन जब संगठन की बात आती है तो आदरणीय कुणाल चौधरी जी जिस हिसाब से संगठन चलाते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे मैंने देखा है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट पर विश्वास करते हैं और वो धरातल की राजनीति पे विश्वास करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बिहार को भी वो फतेह करके देंगे। काला पीपल में कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई नया चेहरा वहां से कांग्रेस लॉन्च करेगी? नहीं, वो भी वही, फिर मैं कहूँगा वो भी, वो उनका गतिविधियां उनकी आपको कैसी लगती है? अगर सक्रियता है काला पीपल में या नहीं? वो उनकी जवाबदारी है, क्योंकि 5 साल वो जनता के बीच में रहे, वो हार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जनता से अपना एक रिश्ता तोड़ देंगे। उनकी गतिविधि सक्रियता मतलब दावेदारी। अब इसको आप दोनों पहलू पे जोड़ सकते हैं। दावेदारी भी करते हैं तो शायद इससे मतलब उनको जनता के लिए एक अच्छा नेता उनको मिलता है या मिल सकता है, और नहीं भी करते तो नेतृत्व करेंगे तो भी उनका मार्गदर्शन तो जनता को मिलना ही और जनता के लिए रहेंगे। एक बहुत बड़ा असिस्ट और प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए। देखते हैं कितने समय तक इनका भरपूर इस्तेमाल कर सकती है कांग्रेस और इनको कितना आगे मौका देती है, क्योंकि युवाओं को और इस तरह के तेज तर्रार नेताओं को आगे आना बहुत जरूरी है। पीछे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सबसे दमदार स्ट्रॉन्ग चेहरा था कांग्रेस के पुराने समय में। आज के दौर में सबसे कमजोर, सहमत असहमत? नहीं, पुराने दौर में नहीं, 2018 से 5-6 साल 2018 नहीं, मैं लेटेस्ट सीधी सीधी बातें करता हूं कि जो इन्होंने दिल्ली कांड किया, दिल्ली में जाकर जो भाजपा में अल्टी पल्टी की कहानी हुई, उसके बाद से इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी बची है? आप आम जनता को बताओ। यहाँ हम कोई बहुत राष्ट्रीय स्तर पे वहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी विश्वसनीयता में कमी आई है या नहीं? उन्होंने किसी तरह भी व्यक्तिगत रूप में कभी नहीं कहा कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। एक खबर जरूर चली थी और जो खबर का खंडन भी हुआ, और आज जो परिस्थितियां है या जो समय लिया, जो टाइमिंग मेन होती है, जो उन्होंने 3 से 4 दिन या सप्ताह भर का टाइम लिया खंडन करने में, उसकी वजह से उनकी विश्वसनीयता पूरे मध्य प्रदेश में डगमगाई हुई है कि इन्होंने इस तरह का कदम क्यों लिया। ये मीडिया का अपने अपने दावे थे, जो कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत रूप से किसी कारणों से उनके समर्थक थे, वो इस पोजीशन में थे कि अगर वो जाएंगे तो हम जाएंगे। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। सज्जन सिंह वर्मा, उनका खुद का कहना ये था कि अगर वो जाएंगे तो हम जाएंगे, अभी पता नहीं चल पा रहा है। मतलब अगर ये जाते तो वो चले जाते हैं। और आज पूरे क्षेत्र में सज्जन सिंह वर्मा जी सक्रिय है और एक बिल्कुल निष्ठावान की तरह काम करते हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो भ्रामक खबर थी। भ्रामक खबर पे उनके स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट थे कि वो जो निर्णय लेंगे वो हम लेंगे। हाँ, तो फिर ये तो व्यक्तिवाद वाली बात हो गई। पार्टी के प्रति क्या सज्जन सिंह वर्मा का क्या पार्टी के प्रति क्या जवाब? नहीं, वो उनका कुछ सोचना होगा, ये उनसे हम लोगों को पूछना भी चाहिए। और उन्होंने अभी तक नहीं पूछा। ये हमारे उस टाइम पे वो मुखिया थे आदरणीय कमलनाथ जी, जिस समय ये उनका जो आप जो बयान बता रहे हैं वो आया होगा, तो किसी कारणों से दिया होगा, रहा होगा, उनका जुड़ाव था, किसी कारणों से उन्होंने कहा होगा, लेकिन खबर ही भ्रामक थी। तो उस बात पे बात आगे बढ़ाने से भी लेकिन हर चीज में एक सकारात्मकता आती है, एक हर घटनाक्रम एक नए सूर्य का उदय करता है। और जो जीतू पटवारी के रूप में मध्य प्रदेश में हुआ है, निश्चित तौर पर आज तक के सबसे प्रभावी नेता के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपना कामकाज बढ़ाया है और जनता के मुद्दों को और जनता के बीच में रहते हैं। कितने प्रभावी थे, क्या सौगात दे सकते हैं वो मध्य प्रदेश को, कितना आगे ले जा सकते हैं? जीतू पटवारी जी को जब राहुल गांधी ने एक ऐसी विषम परिस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो कहीं ना कहीं तो एक उनकी कुछ कार्यशैली रही होगी कि उनको इस मुकाम पे या इस पद के ऊपर सुशोभित किया माननीय राहुल गांधी जी ने।
क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो नेताओं की परख करते हैं। क्योंकि जीतू पटवारी जी 2016-17 में जो किसान आंदोलन हुआ था, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के भीतर किसानों की आवाज़ को उठाया, चाहे वो मंदसौर गए या इंदौर के अंदर उन्होंने जो किसानों को एकजुट किया था, उसका ही कारण था। और बार बार जो युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, परीक्षार्थियों के साथ में धरने पे बैठते हैं, तो उनकी कार्यशैली है। एक युवा नेतृत्व जब आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको चुनाव में भी मिलता है और संगठन के भीतर मिलता है। और मुझे उम्मीद है तो जब कुल मिलाकर जो कमलनाथ जी ने जो वो घटनाक्रम हुए, उससे मध्य प्रदेश में एक नया सृजन हुआ और वो मध्य प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा हुआ। कुछ चीज़ें भी पता चली कि कौन कब छोड़ के जा सकते हैं, और जो नए बदलाव हुए उसका मध्य प्रदेश ने स्वागत भी किया और आज अच्छे रिजल्ट हैं। तो शायद ये तो अच्छा ही हुआ कांग्रेस के लिए कि उन्होंने अपनी मंशा कुछ इस तरह की दिखाई, जिससे ये तो एक साइकिल है जो चलती रहेगी। कल कमलनाथ जी थे, आज जीतू पटवारी जी, कल के और होगा। वो पद का तो बदलता रहेगा और संगठन के भीतर बदलाव होना भी चाहिए बार बार, क्योंकि ये तो सृष्टि का भी नियम है कि बदलाव ज़रूरी है, तो बदलाव होते रहेंगे। चलो एक और बदलाव पीछे जो है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जो अध्यक्ष हैं वो कितने मजबूत है और जो राहुल गांधी जी वो कितने मजबूत है। कौन चलाता है पार्टी को, अध्यक्ष या राहुल गांधी? सीधे तौर पर माननीय खड़गे साहब अपने आप में इतने मजबूत हैं कि आप आज देखोगे ये विपक्ष को एकजुट करके रखा है। आज चाहे ये वोट चोरी का मुद्दा हो या अन्य कोई भी मुद्दा हो, जब इंडिया अलायंस बना था तो उसका नेतृत्व तो माननीय खड़गे साहब ही थे, जिन्होंने सबको एक ही। आपका मानना है कि खड़गे जी कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं? खड़गे साहब का एक अपना आप अनुभव है, वो वरिष्ठ हैं, कितनी बार जीत के आए हैं, लोगों के बीच में उनकी पहचान है, धरातल के नेता है। और बाकी बड़े नेताओं के साथ में उनका जो तालमेल है, कहीं ना कहीं वो उनको उस पद के लिए बना के रखता है और स्वतंत्र तौर पे आज पूरी संगठन को चला रहे हैं। राहुल जी हमारे नेता है, वो हमारे हमेशा रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो पीछे तस्वीर देख रहे हो, ये सही में पर्सनालिटी है या एक नैरेटिव है? एक आदमी अपने आप को किसान जैसा दिखा रहे हैं या एक इंदौरियन व्यक्ति की छवि? क्या? नहीं, एक तो आपने शायद ये तस्वीर, मुझे नहीं पता कहाँ से निकाली है ये तस्वीर, कहीं ना कहीं मुझे भी ये अंदर से झकझोर के रखती है। क्योंकि जो पीछे शख्स बैठा है ये स्वर्गीय बल बहादुर सिंह जी ठाकुर साहब है, जो एक आस्था के विकास पुरुष थे, जिन्होंने आस्था के बेहतरी के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। देखो ये फोटो की गंभीरता एक जमीन से जुड़े हुए नेताओं की ओर इशारा करती है। ये फोटो में बता देता है। फोटो कब का है? जब 2020 में कमलनाथ जी की सरकार गिरी थी, उस समय हाटपिपलिया उपचुनाव था। पीछे सिकरवार जी पिछले कैंडिडेट है विधानसभा के, अब संगठन में आ चुके हैं। अब क्या ये डबल गति से कांग्रेस को लीड करेंगे? क्या सुजालपुर में अभी भी अपना वर्चस्व जारी रखेंगे? क्या टिकट के लिए फिर से दावेदारी करेंगे? कहीं ना कहीं धन बल के इस्तेमाल का इनके ऊपर आरोप लगता है, कहीं ना कहीं इसे हार की वजह भी मानते हैं, या फिर इनको शाजापुर से सुजालपुर में इंटरफेयर करना भी हार की वजह मानते हैं? ये सब चीज़ों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो, जब कोई हार जाता है तो हार के कई कारण देखे जाते हैं, लेकिन ये तो शुजालपुर की जनता भी देख चुकी थी कि 2018 में जब वो आए थे, वो हारे उस समय। उसके बाद 5 साल वो निरंतर जनता के बीच में रहे थे और जनता के बीच में रहने के कारण उनको कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर उनके ऊपर भरोसा जताया। अब अन्य लोग क्या कहें, पैसे लेकर टिकट दिया नहीं दिया, ये भ्रामक खबरें होती है जो निरंतर राजनीति के बाजार में हमेशा गर्म होती है। कुछ समय से बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही है, आजकल कमलनाथ जी के साथ की तस्वीरें वायरल हो रही है। क्या इनका जो ट्रैक का वे है वो कमलनाथ जी के थ्रू है या फिर ये डायरेक्ट किसी और थ्रू है? नहीं, ये तो वो व्यक्तिगत रूप से आपको शायद उनसे, क्योंकि यहीं के नेता है वो, तो आप उनसे इस बारे में सवाल कीजिए। क्योंकि लेकिन कमलनाथ जी हम सबके नेता रहे, नेता है, आज भी उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन में उनकी भूमिका है। कांग्रेस को तीसरा टर्म का चांस देना चाहिए इन्हें एज ए कैंडिडेट के तौर पे? वो कांग्रेस पार्टी को तय करने का अधिकार है। मैं तो एक छोटा कार्य, मैं यूथ कांग्रेस का कार्य करता हूँ, मैं एक बड़े चुनाव अपनी भावनाएं होती है। नहीं, वो एक आम व्यक्ति के भावना होती है, लेकिन वो संगठन के भी कुछ अपने नियम कायदे होते हैं। शायद अगर हर चीज में संगठन आ जाएगा, मैं उसको लांघना नहीं, चीजें क्लियर कैसे होंगी? वो लांघना मैं चाहता नहीं हूँ। वो कांग्रेस पार्टी तय करती है और उसका एक अपना एक अलग प्रोटोकॉल होता है। पीछे है जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस जयंत सिकरवार, आप दोनों कैंडिडेट रहे हैं। कैंडिडेट कहीं पे भी हो आप, तो कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, टक्कर वाली चीज़ें हो जाती है।
कैसे देख रहे हैं, टक्कर हुई, किस लेवल की हुई और अब क्या है स्थिति? नहीं, ये मेरे लिए, मैंने तो शुरू में भी क्लियर किया था कि नहीं, ये मेरे लिए चुनाव नहीं था, मेरे लिए सदस्यता अभियान था। और ये वाकई में यूथ कांग्रेस का सदस्यता अभियान था, जिसको मैंने भी बखूबी निभाने की कोशिश की और जैन जी ने भी इसको निभाने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर पूरे जिले के भीतर सदस्यता अभियान चलाया और 26,000 27,000 जो मेंबरशिप हुई है, शायद ये नतीजा हम दोनों के साथ में जितने कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता लगे थे, उनकी मेहनत है कि हम 27,000 के आसपास मेंबरशिप कर पाए। मुझे खुशी की बात है। चलो बधाई आपको, अगर आप इस चीज़ से सहमत है और दोनों जुड़ के रहना चाहते हैं तो एक अच्छा नहीं, जुड़ के, ये तो संगठन के आंतरिक चुनाव प्रणाली थी, ये इसमें कोई अलग होने वाली बात ही नहीं होती। अगर आज ये होते और प्रधानमंत्री होते तो क्या देश आर्थिक स्थिति में जो हालात चल रहे हैं उससे बेहतर होता या वही हालात होते हैं? आज ये होते तो शायद कभी पहलगाम नहीं होता, ये होता तो शायद सिंदूर ऑपरेशन में हमारा सरेंडर नहीं होता, ये होते तो ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सीज फायर के लिए, ये होते तो 50% का टैरिफ नहीं होता, ये होते तो चाइना 12,000 या कुछ किलोमीटर जो अंदर घुसी है वो नहीं होता, ये होते तो श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हमारे उतने ही मधुर संबंध होते, ये होता तो रशिया से लेकर जापान से लेकर अमेरिका तक सब लोगों से हमारी विदेश नीति आज कहीं ना कहीं एक अच्छे चरम पर होती। एक आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने वाले नेता के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि वो अभी दिवंगत है, इसलिए ज़्यादा टिप्पणी या ज़्यादा चीज़ें हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगली स्टेप बढ़ाना, अब आगे देखना। ये हमने देखा नहीं है विजुअल, ठीक है? अच्छा, ओके, ये देखा नहीं है। स्क्रीन पर एक फोटो चल रहा है। अब इस फोटो के बारे में कुछ सवालात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर उन्हें आज के समय में अगर वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को याद करते हैं तो आप क्या समझ सकते हैं वो किन्हें याद करते होंगे? अभी तो जितना याद करते हैं वो शायद पंडित नेहरू को याद करते हैं, नहीं, जितना मुझे लगता है कि क्योंकि उनके हर एक फेलियर के भीतर पंडित नेहरू का नाम होता है, क्योंकि उनको आलोचना करना जो लोग नहीं है उनके लिए उनकी आलोचना करता तो है। ऐसा लगता है आपने तस्वीर देख ली थी पंडित नेहरू जी की? नहीं, क्या सच में पंडित जी की तस्वीर हाँ, है? तो मुझे खुशी तस्वीर है कि मतलब मोदी जी, अगर आजकल जैसे जो लोकसभा या संसद के जो भाषण वायरल होते हैं उसमें नेहरू करते हैं, उनके बहुत बार शब्द आते हैं। ये तो कोई, मैं आग पे पट्टी बांधकर भी आप मुझसे पूछते तो शायद मैं यही जवाब देता, क्योंकि उनके भीतर नेहरू आज भी जिंदा है। मुझे खुशी की बात है कि नेहरू जिंदा है। एक चीज हो गई, एक थोड़ा सा हमारे इसमें ट्विस्ट है। अगर एक शख्सियत तो इनको याद करते हैं, एक अगर फीमेल शख्सियत हो तो किन्हें याद कर रहे होंगे वो, जो हमारे देश से नहीं है? माफी चाहता हूँ, उसको एक बार रिपीट आप करें। एक शख्सियत तो हो गई नेहरू जी जिन्हें याद करते हैं, हमारे मोदी जी है ना। एक और शख्सियत है जो हमारे देश से नहीं है और जिनका लगभग उनके साथ फोटो वायरल होते रहते हैं। हाँ, जो आपकी पीएम रही है मेलोनी, उनके लिए काफ़ी रील्स और मीम्स हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। थोड़ा सा इंटरव्यू इस चीज़ से थोड़ा सा मतलब हमारा फ्लो चेंज हुआ, मतलब आप अपडेट हो इस मामले में? नहीं, सोशल मीडिया का माध्यम है, कहीं ना कहीं अपडेट होना ज़रूरी है। शायद पीछे लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपने बहुत कुछ कवर कर लिया है उनको, इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे? बिल्कुल प्रधानमंत्री होंगे। 2029 का चुनाव हम माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। बिहार में कितनी सीट इन्हें मिल सकती है लड़ने के लिए चुनाव, ना कि जीतने के लिए? नहीं, ये देखिए, वहाँ पे गठबंधन है, इंडिया अलायंस काम करेगा, आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन है और छोटी छोटी कुछ पार्टियां हैं जो वहाँ पे गठबंधन में। इंडिया अलायंस के मुखिया है माननीय खड़गे साहब, वो मिलकर तय करेंगे। बहुत जो तीव्रता से काम कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए अच्छा है। एक अच्छा लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, हर मुद्दे पर सरकार से सवाल करना चाहिए और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये इस तरह का काम इन्होंने अब शुरू किया जो इन्हें आज से 10 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। इन्होंने जब भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आए थे राहुल जी ने, तो काम तब से ही शुरू किया था। तो आपने देखा है राइट टू इन्फॉर्मेशन से लेके काफ़ी सारे जो संविधान के भीतर बदलाव हुए थे, राहुल जी का रोल था। लेकिन मीडिया के ऊपर जिस तरह से लाखों करोड़ों हजार करोड़ रुपए खर्च उनकी इमेज डैमेज करने के लिए माननीय मोदी जी उनके दो मित्रों ने किया, शायद कहीं ना कहीं उस वजह से हम देख नहीं पाए। क्योंकि जिस तरह से मीडिया ने वर्तमान भारत को एक अलग थलग रखा वर्तमान असल परिस्थितियों से,
वो देश काफ़ी अच्छे से जानता है, तो वो अब पहले से सक्रिय है। हर मुद्दे पर हमने बात की है, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, कुछ मध्य प्रदेश स्तर की बात की। सुजालपुर की राजनीति चल रही है, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ के विधायक है, उनके कार्यकाल को आप 10 में से क्या रेटिंग प्रेफर करेंगे या क्या देना चाहेंगे? नहीं, रेटिंग का मापदंड क्या होता है, सबसे पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे कि मैं रेटिंग देने का क्या मापदंड होता है, किस लेवल की रेटिंग देंगे। आप देंगे रेटिंग या नहीं? नहीं, लेकिन मैं रेटिंग देने वाला मैं कोई होता हूँ, चलो, मैं मापदंड ही पूछ रहा हूँ कि आप- कोई मापदंड होता है तो मैं रेटिंग देता दूसरे शायद। पदाधिकारी, एक नगर पालिका का कार्य होता है, वहाँ के भी अध्यक्ष भाजपा से श्रीमती बबीता परमार जी, क्या रेटिंग देंगे उन्हें आउट ऑफ नहीं, 10? मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, मैं रेटिंग देने का कुछ मापदंड हो तो मैं रेटिंग दूँ। मुझसे आप शिक्षा की पूछोगे तो मैं तो जनपद पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा से ही है, उनके कार्यकाल को या उन्हें क्या रेटिंग? मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, मुझे लगता है रेटिंग इनकी नहीं, रेटिंग इनके मुखिया की लेना चाहिए जो ऊपर बैठे हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई स्वतंत्रता बची ही नहीं है। जिस तरह से पंचायतों का हनन हो रहा है, आज जो पंचायती राज है उसको पूरी तरह खत्म कर चुके हैं, तो चाहे जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तो किसी के पास में कोई ताकत या स्वतंत्रता नहीं बची है जो वो चला पाए। तो वो भी बेचारे कहीं ना कहीं चाहते हुए भी शायद नहीं कर पाएंगे कि वो किसी पंचायत की मदद करे या वो अपने कार्यकाल में गाँवों को संवारने की कोशिश भी कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ना फंड है, ना पैसा है, ना पावर है, क्योंकि चलाने वाले तो ऊपर बैठे हुए हैं। हर चीज़ मध्य प्रदेश के भीतर वो सेंट्रलाइज्ड है, वो ऊपर से डंडे के थ्रू पूरा चलाया जा रहा है सिस्टम। तो इसमें ये तो सब प्यादे हैं जो उनके। आखिरी सवाल, सुजालपुर विधानसभा में क्या आप दावेदारी करेंगे विधायक टिकट के लिए? नहीं, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं संगठन के लिए नहीं काम करेंगे? मैं नहीं करूँगा, मैं संगठन का काम करूँगा और संगठन मुझे जब जो जवाबदारी देगा मैं उसको पूरी निभाने की कोशिश हर व्यक्ति नेतागिरी में आता है या कोई राजनीति में आता है तो उसका उद्देश्य रहता है कि मैं कम से कम एक बड़ा जो सबसे पद मानते हैं, विधायक मानते हैं, उसके लिए अप्लाई करूं, उसका कैंडिडेट बनूं, हर एक की मंशा होती है। क्योंकि राहुल जी की मैं तो एक सोच थी यंग इंडिया के बोल, उसके माध्यम से आया, तो मैं कहीं ना कहीं मेरा पहला मकसद है वो संगठन को मजबूत करना, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि कई सारी कमियां हैं, मैं चाहता हूं कि इन कमियों को दूर करने में मेरा भी प्रयास रहे, मेरे जैसे सभी लोगों का रहा है। तो मेरा पहला जो मकसद है वो है संगठन को मजबूत करना, चाहे यूथ कांग्रेस का हो, मेन कांग्रेस में जहाँ जो जवाबदारी मिले, मैं उस संगठन की जवाबदारी को पूरा करने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सादगी और संयम के साथ आपने जो सवालों के जवाब दिए हैं, एक नए उभरते राजनेता के ये लक्षण हैं, ये गुण हैं। उम्मीद है आप आपके राजनीतिक कैरियर को बहुत आगे तक, बहुत ऊपर तक ले जाएंगे और अपने इस क्षेत्र का, अपने इस प्रदेश को एक विकास की राह दिखाएंगे। अगर आप विपक्ष में है तो विपक्ष की तरह जनता के मुद्दों को उठाएंगे, और अगर आपको पक्ष मिलता है, कभी सत्ता आपकी पार्टी के उसमें आती है, तो शायद आप लोगों की समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से करेंगे। आखिरी फुटेज जो मैं आपके पीछे हूँ उस पर एक कमेंट चाहूँगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ये बड़ा टफ क्वेश्चन आप काफ़ी लोगों से पूछ रहे हो बार बार पॉडकास्ट में, आज मुझे भी उसी आज फिर यही है, हर पार्टी में यही हालात हो रही है। आज इंदर सिंह जी परमार शिक्षा मंत्री है और पूर्व विधायक हाड़ा जी है, लेकिन ये सुजालपुर में जिस राजनीतिक भेदभाव से गुजर रहे हैं, ये भेदभाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं तो देखो, ये दोनों फिर से ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, ये बीजेपी का आंतरिक मामला है। मेरे लिए दोनों विपक्ष के विधायक रहे हैं, एक थे एक हैं। जो कार्य उन्होंने, पूर्व विधायक थे, उनसे भी कई सारे कार्य जो हम उनसे अपेक्षा करते थे वो पूरा नहीं कर पाए हैं, तो उनसे भी हम लोगों को उम्मीद थी, जो उम्मीद को पूरा नहीं कर पाए। और शायद के ऊपर इस विधानसभा चुनाव में कितना दबाव था माननीय मंत्री जी का, बता पाएंगे? मेरे ऊपर दबाव क्यों होगा? मैं कांग्रेस आप पार्टी उनके मैं जाति से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कांग्रेस पार्टी को महत्व देता हूं। मैंने अगेन कहा कि राजनीति मेरा एक, ये मेरी चॉइस थी, ये देश को बचाने की एक कोशिश मेरी थी। उसमें मैं धर्म और जाति को, मेरी जाति को खास करके मैं उसमें लाना नहीं चाहता हूँ, ना मेरे धर्म को, क्योंकि मेरा धर्म भी नहीं सिखाता, ना मेरी जाति मुझे सिखाती है कि किसी भी तरह उसका राजनीतिकरण हो। तो मैं उन दोनों से हमेशा उनको अलग सम्मान के साथ रखता हूँ, और राजनीति में मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं वो काम अपना बखूबी करना जानता हूँ। और मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई ना दबाव आया है, ना शायद वर्तमान में आया, ना कभी भी भविष्य में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज चिराग सिंह परमार, युवा और देश के भविष्य। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।